हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो आपके हिंदी व्याकरण को लेकर 100 में 100% मार्क दिलाने वाली ये वीडियो है। आपकी तैयारी तो इतनी बेहतर हमने करवा ही दी है कि आप 90 प्लस फोड़ सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में एक बार हम पूरा डिटेल्स में सारे टॉपिक को फिनिश करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के, क्योंकि हिंदी व्याकरण में आपको याद रखना है कि 35 से 40 नंबर मिलने वाले हैं। 35 से 40 नंबर का ये जो पूरा पार्ट होता है एकदम फ्री में समझिए, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। तो सारे के सारे टॉपिक में आपके बहुत सारे भर भर के हम एग्जाम्पल करवाएंगे, और इतना जरूर आपसे हम वादा करते हैं और ये दावे के साथ कह रहे हैं कि 100% इसके बाहर का नहीं आएगा। ठीक है ना। अब इससे ज्यादा भैया गारंटी हम क्या ही लें। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत कर देते हैं लोकोक्ति और मुहावरे से। प्यारे बच्चों, दो दो नंबर का टॉपिक ये सब होता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो ये टॉपिक कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा। तो यहां पे आपके पेपर में दिया रहेगा 4 4 दिया रहेगा, 5 भी दे सकता है। बोलेगा किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करिए। तो जैसे आपका दे दिया कि अध जल गगरी छलकत जाए, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऊपरी दिखावा। क्या हो जाएगा? ऊपरी दिखावा। मतलब नाम तो है अधजल गगरी छलकर जाए, यानी ऊपरी दिखावा, केवल ऊपर का दिखावा। ठीक है ना। तो वाक्य प्रयोग में कुछ भी लिख सकते हैं कि रतन ने गायन सीखना प्रारंभ करते ही स्वयं को गायक कहना शुरू कर दिया। सच ही कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए। या फिर लिख सकते हैं कि रमेश ने मतलब कुछ पैसे क्या कमा लिए, वो खुद को लखपति समझने लगा। तो ये क्या होता है? अध जल गगरी छलकत जाए, यानी कम में ही बहुत अधिक दिखाने का प्रयास करना। ऐसा भी लिख सकते हैं कि कम में बहुत अधिक दिखाने का प्रयास करना या ऊपरी दिखावा, यही तो होता है। जैसे अगला है प्यारे बच्चों, आगे नाथ न पीछे पगहा। यदि देखिए सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, याद रखिएगा जितने भी हमने उठाए हैं। कि आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका अर्थ क्या हो जाता है? कोई जिम्मेदारी ना होना। मतलब बोलते हैं ना कि अब इनको का ही बोले, इनके आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब जिनके पास कोई जिम्मेदारी ना हो। वाक्य प्रयोग में कैसे लिखेंगे कि बुढ़ापे में दादाजी की स्थिति आगे नाथ न पीछे पगहा वाली है। या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि दिनेश, मतलब दिनेश के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, उसे देखकर बस यही याद आता है कि आगे नाथ न पीछे पगहा। मतलब कुछ भी बना सकते हैं, इसमें आपको फुल आजादी दे दी जाती है कि आप अपने मन का कुछ भी बना लो, कोई रोक टोक है नहीं, कोई नहीं बोलने वाला, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपके जितने महत्वपूर्ण वाले हैं करवाएंगे, डोंट वरी। जैसे एक दिया है कि आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब दोहरा लाभ बोल दीजिए, या फिर कह सकते हैं दोहरा लाभ उठाना। ठीक, आम के आम मतलब आम का भी आम, मतलब आपका स्वाद मिल गया, बटर इसमें क्या है, बट आप गुठलियों के भी दाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब दोहरा लाभ। तो वाक्य प्रयोग में लिखेंगे आज के समय में ठेले वालों को मेले के कारण आम के आम गुठलियों के दाम भी मिल जाते हैं। मतलब वो दोहरा लाभ, क्योंकि मेले में वो जितना महंगा बेच सकेंगे आप लेंगे। ठीक है, कोई 2-4 रुपए की वस्तु है 10 रुपए में बेचते हैं, आदमी खरीदता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसका मतलब क्या होता है? बंदर क्या जाने, ये तो अक्सर गांव में इस्तेमाल होती है। ये वाली जो लोकोक्ति मुहावरे ये होते हैं, ये अक्सर इस्तेमाल होते हैं कि बंदर का जाने अदरक का स्वाद। इसका मतलब है कि मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वो गुणों के महत्व को नहीं समझते। यानी कोई जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो गुण के महत्व को नहीं समझता है। ठीक, लिखेंगे बच्चों यहां पर कि अज्ञानी व्यक्ति शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, तभी तो कहा गया है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, ये चीज होता है। आई बात समझ में। अगला है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नाम देखिए ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यानी अपना दोष किसी और पर थोप देना,
या फिर अपना दोष किसी और पर निकाल देना, ठीक है, या लगा देना, कोई कुछ भी कह सकते हैं। तो लिखेंगे कि गलती सुरेश ने की थी, लेकिन वह दोष अपने पड़ोसी पर लगा रहा था, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, मतलब क्या है, अपना दोष किसी और पर। या फिर जैसे रमेश परीक्षा में फेल हो जाने के बाद टीचर पर दोष निकालने लगा कि टीचर ने सही पढ़ाया नहीं, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बबुआ आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि हमने बढ़िया से पढ़ाया है, बस आप अच्छे से पढ़ाई करो। तो ये भी हो जाएगा। ये भी आपके बहुत महत्वपूर्ण वाले हैं, याद रखिए, स्क्रीनशॉट करते चलिए। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। देखिए आगे कह रहा है कि अंधे की लाठी होना, इसका मतलब एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी होने का मतलब क्या है, एकमात्र सहारा, क्योंकि अंधे की लाठी में सहारा केवल क्या है, लाठी ही होती है। तो इसका मतलब है कि एकमात्र सहारा। अब वाक्य प्रयोग में आप कुछ भी बना दीजिए कि महेश अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। अगला है कि अपना उल्लू सीधा करना, नाम है अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना काम निकालना, ठीक है, या अपना काम साधना, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि आज के समय में लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, यानी हर कोई क्या है, बस अपना ही क्या है, काम निकाल रहा है। नेक्स्ट है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका मतलब क्या है, स्वावलंबी होना। स्वावलंबी का मतलब क्या होता है, जब कोई खुद से रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, किसी चीज को लेकर जिम्मेदार हो जाता है, तो उसे कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाना। अब वाक्य प्रयोग में लिखेंगे बच्चों कि जब तक लड़के अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं, उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। या घर में बोलते नहीं है कि यार अब लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अब तो इस बंदे की शादी करवा दो। तो यहां पर वही चीज है, ठीक है, वाक्य प्रयोग में आप बना सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से। अगला है कि आंखों का तारा होना, इसका मतलब अत्यधिक प्रिय होना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं करना, हर कोई कर लेता है। तो आंखों का तारा होना, कहते ना तुम तो हमारा आंखों का तारा हो बबुआ। तो आंखों का तारा होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना या प्यारा होना, चाहे जो लिख दो। वाक्य प्रयोग में दिनेश अपने माता पिता के आंखों का तारा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या लोकोक्ति मुहावरा वाला हो जाता है। और भी देखते हैं आगे। अगला है कि ईद का चांद होना। ईद का चांद, अब ईद का चांद तो हर दिन निकलेगा नहीं, इसलिए ईद का चांद हो जाने का मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो लिखेंगे इसका अर्थ में बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब वाक्य प्रयोग में क्या लिखना है कि नौकरी लगने के बाद तो मेरा मित्र ईद का चांद हो गया, यानी मेरे दोस्त की जब नौकरी लगी वो ईद का चांद हो गया, मतलब दिखाई ही नहीं पड़ रहा। अगला है कि एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब देखिए क्या है, अनार तो एक है, बीमार 100 है। तो इसका मतलब होता क्या है कि एक वस्तु के लिए अनेक लोगों द्वारा प्रयास करना, ठीक है। तो एक वस्तु के लिए अनेक लोगों का प्रयास करना, जैसे एक लिपिक पद के लिए, एक लिपिक पद प्रवक्ता का पद या क्या कहते हैं, जैसे बोलते हैं ना एक लिपिक पद है या प्रवक्ता का पद है या टीचर का कोई पद निकल गया मान लेते हैं, तो उसके लिए 10,000 आवेदन का आना एक अनार 100 बीमार के जैसा है। भाई किसी एक सीट के लिए 10,000 फॉर्म अगर पड़ जाए तो वो एक अनार 100 बीमार के बराबर है। ठीक, अगला है उल्टी गंगा बहाना, इसका मतलब है कि परंपरा के विपरीत काम करना या परंपरा के विपरीत चलना। तो कुछ लोग उल्टी माला फेरने में अपनी वाहवाही समझते हैं, यानी वो उल्टी गंगा बहाते हैं। नेक्स्ट है कि घी के दिए जलाने, घी के दिए जलाना क्या होता है, तो इसका मतलब यह है बच्चों कि खुशियां मनाना, खैर खुशी मनाना। तो लिखेंगे कि सुधा के परीक्षा में पास होने पर उसकी मां ने घी के दिए जलाए। या फिर लिखेंगे कि जैसे अब जैसा होता है ना कि प्रभु श्री राम जब रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे तो लोगों ने घर में क्या है, घी के दिए जलाए, यानी खुशियां मनाया था। तो ये सब क्या हो जाते हैं आपके वाक्य प्रयोग में, ऐसे लिख सकते हैं। तो याद रखना, फिर से बता दे रहे हैं, वहां कोई आपको एक ही करना होगा, 4 दिया रहेगा, 4 में से किसी एक का ऐसे अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि टोपी उछालना,
टोपी उछालना है तो इसका मतलब क्या है, इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। तो यहां पर वाक्य प्रयोग में लिखेंगे संतान को कभी अपने माता पिता की टोपी नहीं उछालनी चाहिए। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट है कि तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बना देना, तिल का मतलब समझ रहे हैं, छोटा, एकदम छोटा, और ताड़ का मतलब बहुत बड़ा। तो छोटी सी बात को बड़ा बना देना, इसका मतलब इस झगड़े के पीछे दिनेश ही है जिसने तिल का ताड़ बना दिया। या लिख सकते हैं कि रमेश हमेशा झगड़े में जाकर तिल का ताड़ बनाता है, या फिर तुमने इस बात को बिना मतलब के तिल का ताड़ बना दिया। तो आपके पास भाई कुछ भी लिखने की आजादी है। अगला है कि दाल में काला होना। अब दाल में काला होने का क्या हो जाएगा, दोष छिपे होने पर संदेह होना। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसका वाक्य प्रयोग कि मालिक के सामने नौकर का उदास चेहरा देखते ही मुझे लग गया कि दाल में कुछ काला है, यानी मुझे कुछ समझ में आ गया कि दाल में क्या है, काला है। अगला है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाना, इसका मतलब सही और उचित न्याय। ठीक, यानी सही और गलत का अंतर हो जाना, इसका अर्थ यही होता है। जैसे जज साहब ने फैसला सुनाते समय दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ठीक है, तो आपके याद रखना ये हो जाते हैं क्या, लोकोक्ति और मुहावरे वाले। अब आगे चलते हैं शब्द युग्म में। अब शब्द युग्म में याद रखिएगा, यहां पर आपके दो दिए रहेंगे। कितने, दो दिए रहेंगे, इसमें दो दिए रहेंगे और दोनों करने होंगे। 1+1 ये फार्मूला चलेगा। ठीक है, दो दिया रहेगा, दोनों करना होगा। इतना याद करना कि जो भी हम करवा दे रहे हैं ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले हैं और यही पूछे जाते हैं। जैसे पहला है कि अनल और अनल, मतलब अनिल और अनल क्या हो जाएगा, वायु और आग, जल और कमल, आग और वायु, हवा और धूल। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है ये आपको क्या है बताना है। ठीक है, देखिए अनिल का मतलब होता है वायु, हवा, और इस वाले अनल का मतलब होता है आग। तो वायु तो किसमें है, तो वायु अगर बात कर ले दो में है, एक में यानी वायु और हवा दोनों एक ही है, तो इसमें और इसमें है। बट अनल का मतलब आग होता है, तो यहां आग है, इसमें नहीं है। इसमें इसका मतलब जो है ये पहला वाला विकल्प ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखेंगे। अगला है कि अंश अंश, इसका मतलब बताना है। और यह भी बड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है, जितनी बार हमने बताया है ये और इसको बता चुके हैं। अंश और अंश का क्या होगा, कंधा और भाग, शुरू और अंत, ऊपर और नीचे, भाग और हिस्सा। तो इसका कौन सा है, इस वाले अंश का मतलब होता है कंधा। क्या होता है, अंश मतलब कंधा ये। अब उसके बाद इस वाले अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा। तो कंधा और हिस्सा या कंधा और भाग कहां पर है, इसी में, पहले अकेले में है, तो बबुआ पहला हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया, आ रही है मजा। चलिए दबा के लाइक करिएगा एकदम जोर शोर से। नेक्स्ट है कि अम्बुद और अंबुज। तो अम्बुद और अंबुज का बताना है। ठीक है, चलिए तो अम्बुद और अंबुज, पहला है जलदान और जल जीव, दूसरा है बादल और कमल, तीसरा है बादल और जल, चौथा है बादल और मछली। तो देखिए ये वाला थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, बच्चों को लगेगा यार क्या ही होगा। देखिए बच्चों याद रखना, यहां अम्बुद अगर दा है तो इसका मतलब ये क्या है, बादल, दा उच्चारण आ रहा है तो दा यानी बादल वाला है, तो यहां पर ये बादल हो जाए। अब बादल देखिए किसमें, तीन में है, तो भाई तीन में बादल है शुरू में। लेकिन अंबुज ये जा लगा है, तो याद रखिएगा ये जा जो है अंबुज वाला जो है ये किसका है, कमल का, पर्यायवाची होता है। तो बादल और कमल, बादल और कमल ये हो जाएगा। ठीक है, ये जल जीव, जल, मछली कुछ भी नहीं होगा। ठीक, एकदम सीधा सीधा। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला है कि जलद और जलधि का सही शब्द युग्म कौन सा है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए भाई, दिमाग लगाओ फटाक से। फटाफट दिमाग लगाना है कि जलद और जलधि क्या है। कमल और समुद्र, सिंधु और आकाश, बादल और समुद्र, और जलना और जो जला ना हो। तो जलद का मतलब क्या होता है, जलधि, तो जलधि का मतलब होता है समुद्र।
और समुद्र किसमें है, ऊपर और नीचे दो में ही है। और जलद है, जलद का मतलब होता है यहां पे याद रखना, और बादल, और क्या है, बादल। एक चीज याद रखो, कंफ्यूज ना होना, अगर जलज है, जलज के रूप में है, ठीक, क्या लिखे हैं, जलज, अगर जलज है तो वो कमल होता है, लेकिन अगर यही जलद है, क्या है, जलद, तो वो क्या हो जाता है, बादल होता है। तो इसमें कंफ्यूज ना होना, बार बार बता रहे, जलज है तो वो कमल है, ठीक है, जलद है तो वो बादल है। तो यहां पर जलद है तो यानी बादल का हो जाएगा बादल, और ये जलद ही का मतलब सागर, समुद्र, ठीक। चलिए नेक्स्ट, कि वसन और व्यसन, क्या कह रहा है कि वसन और व्यसन, इसका सही शब्द युग्म क्या हो जाएगा, कि विवश और व्याकुल, या फिर कवच और भोजन, वस्त्र और आदत, या फिर विस्तार और अवधि। तो वसन का मतलब होता है कपड़ा, वस्त्र, और इस व्यसन का मतलब होता है आदत, लत, ठीक है, मुझे तो तेरी लत लग गई। तो यहां पर वस्त्र और आदत, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, यही वाला क्या हो जाएगा, सही विकल्प। तो ये चीज है, तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला बबुआ ध्यान से समझिएगा। देखिए ये सब कुछ केवल प्रैक्टिस पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना, इसलिए बोला ना कि आपके ये टेक्स्ट बुक वाले से नहीं मैटर करता, पूरा ग्रामर बेस्ड है, पूरा व्याकरण है, ठीक है। हर और हरि कौन सा होगा इसका, तो शंकर और विष्णु, भगवान और भक्त, शिव और पार्वती, या फिर हर और कृष्ण। तो यहां पे हर और हरि पूछा है, तो शंकर और विष्णु, ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा। हर का मतलब शंकर, हर हर महादेव, है ना, तो यहां शंकर हो जाएगा, और हरि, ठीक, हरि क्या है, विष्णु। अगला है कि भवन भुवन, इसका सही शब्द युग्म क्या हो जाएगा, पहला है संसार और घर, ठीक है ना, क्या है, संसार और घर। दूसरा है घर और संसार, ठीक है। तीसरा है घर और परिवार, और चौथा है घर और समाज। तो ध्यान से समझना, इसमें ये भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, बट इसमें बहुत आसान होता है। भवन, भवन का मतलब घर, ठीक है ना, भवन का मतलब घर, और इस वाले भुवन का मतलब संसार। तो घर और संसार, घर और संसार कहां पर है, तो घर और संसार ये दूसरा वाला ही है, ठीक है, दूसरा वाला ही है ना, आसान, कोई दिक्कत हुई नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अब चलते हैं आगे, अब अनेकार्थी पर नजर डालते हैं, जो कि सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, इसीलिए एकदम गिना चुना हुआ रखे हैं, ताकि मेरे प्यारे रसगुल्लों को कोई समस्या ना हो, ठीक है। जितने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, जहां से पूछे जाने की जो पूरी संभावना है, बोले तो 100 में 100%, ठीक है, बाहर की कोई भी संभावना नहीं है कि आएगा, ठीक है, कभी कभार हो जाए, वो बात की बात है, ऑप्शनल के तौर पर, नहीं तो यहीं से आपके मिलने हैं। जैसे पहला है सीखा, तो सीखा के अनेकार्थी क्या होते हैं, बोलेगा वहां पर बच्चों आपका 3 से 4 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा या 4, बोलेगा किसी एक के 2 अर्थ लिखिए, क्या कहेगा, किसी एक के 2 सही अर्थ लिखिए। तो किसी एक का, भाई आसान होता है, 2 से मतलब 3 से 4 दिया रहेगा, एक के 2 अर्थ लिखना है। जैसे यहां सीखा है, तो सीखा का मतलब क्या है, किरण भी होता है, सीखा का मतलब क्या है, ज्वाला भी होता है, सीखा का मतलब क्या है, शिखर भी होता है, और सीखा का मतलब क्या है, चोटी भी होता है, ठीक है। तो यहां जितने याद में मतलब जितने हो सकते हैं वो हमने रखा है, बट आपको 2 लिखना है, जैसे शिखा किरण और ज्वाला, या फिर किरण चोटी, या किरण शिखर, या चोटी शिखर, मतलब आपको 2, केवल और केवल 2, ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे अगला है वर, तो वर का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, वर का मतलब मुख्य, वर का मतलब प्रधान, वर का मतलब दूल्हा भी होता है। तो आपको 2 लिखने हैं, जैसे वर का एक श्रेष्ठ लिख दिए और एक दूल्हा लिख दिए, तो समझ में आ गया ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, 2 लिखना है बस। जैसे कनक में आ गया, कनक का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब धतूरा, कनक माने पलास, पलास जो काफी अच्छा पुष्प होता है, ठीक है, गुच्छे में ये एकदम से सिंदूरी कलर में खिलता है, ठीक है। तो ये राजकीय पुष्प में भी आता है। अब उसके बाद
तो यहां पे आपको केवल 2 लिखना है, जैसे कनक का सोना हो गया, कनक का धतूरा, बस 2, सोना और धतूरा। अगला है कर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कर का मतलब क्या होता है? हाथी की सूंड। अगला है कर का मतलब क्या है? टैक्स, है ना, कर, कर का मतलब टैक्स। अगला है किरण और अगला है कर, कर का मतलब हाथ। नेक्स्ट है काल, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। काल का मतलब क्या है? होता है समय, और काल के मतलब मृत्यु, कहते हैं ना तुम्हारा काल मंडरा रहा है, ठीक है। तो अगला है काल का मतलब यमराज, ठीक, क्योंकि ले जाने वाले कौन है? यमराज हैं। अगला है काल का मतलब अकाल, बोले तो सूखा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा नोट कर लीजिए बबुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं, जैसे अंबर है, बड़ा पूछता है। अंबर का मतलब आकाश, अंबर का मतलब वस्त्र, अंबर का मतलब एक इत्र भी होता है। इत्र बोले तो सेंट, परफ्यूम। अगला है चपला, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चपला वाला इंपॉर्टेंट है। चपला का मतलब चंचल स्त्री, लक्ष्मी, बिजली भी होता है, ठीक है। अगला है तात, ये भी इंपॉर्टेंट है बबुआ, वैसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले ही हैं। तात का मतलब पिता, तात के मतलब भाई भी होता है, तात का मतलब पुत्र भी होता है, तात का मतलब मित्र भी होता है, ठीक है। और अगला है तीर, तीर का मतलब क्या है? किनारा, और तीर का मतलब बाण, है ना, यूं वाला खींच के मारो, बाण। अगला है तीर का मतलब सीमा, ठीक। और नेक्स्ट बात कर लें द्विज, द्विज का मतलब क्या होता है? पक्षी, और द्विज का एक अनेकार्थी में होता ब्राह्मण, ठीक है। नेक्स्ट है नाग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नाग का भी पूछा जाता है। तो नाग का एक सर्प होता है, सांप, दूसरा है पर्वत, तीसरा है हाथी, चौथा है वृक्ष, ये सभी नाग। और पतंग भी पूछता है। पतंग का मतलब क्या है? तो पतंग का जो अनेकार्थी, एक क्या है? विष्णु, एक नौका, एक पक्षी, दूसरा और एक क्या है? सूर्य। तो ये सभी पतंग के अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे चलते हैं भैया। हमारा अगला क्या है? मधु, ये भी काफी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे रसगुल्लों, याद रखिएगा। मधु का मतलब क्या होता है? मधु का शहद होता है, शराब होता है, पराग होता है, बसंत ऋतु होता है, और मधु का मतलब मीठा भी होता है, ठीक है। तो मीठा भी इसी का आ जाएगा। अगला है मित्र, तो मित्र का मतलब क्या है? दोस्त। मित्र का अगला क्या है? सूर्य, ठीक है। अगला है विधि। अब देखिए विधि क्या है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको कई बार करवा चुके हैं। तो विधि में बात कर लें तो विधि का मतलब भाग्य, विधि का मतलब तरीका, विधि का मतलब ब्रह्मा, और विधि का मतलब एक कानून। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी विधि के अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। विधि का विधान आदमी बोलता है ना, तो विधि का मतलब ब्रह्मा। और एक बोलते ना किस विधि से इस सवाल को लगाएं, तो विधि का मतलब तरीका, ठीक, बोलते हमारे विधि में, ठीक है, हमारे विधि का ये विधान, विधि का मतलब यहाँ भाग्य भी होता है, हमारे विधि में जो है भाग्य है। और यहाँ पे बोलते हैं ना कानून, ठीक है, ये विधि जो लैंग्वेज है, ये कानून के लिए भी वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला है सारंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारंग में का मतलब होता है बादल, कमल, कोयल और स्त्री, ठीक। नेक्स्ट है हार, मतलब हार भी पूछा जाता है। हार, हार का मतलब क्या है? पराजय, यानी हार जाना, पराजित हो जाना। अगला है गले का हार, ठीक है। और नेक्स्ट है पुष्पमाला, ठीक, ये सब क्या है? हार का मतलब है। और आगे चलते हैं माधव, माधव का मतलब है कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण। नेक्स्ट है शहद से बना, और अगला है बसंती, ठीक है। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, नहीं मैं नाचूंगी है ना। तो ये क्या हो जाएगा? बसंती। तो याद रखिएगा। चलिए इसको भी देख लीजिए एक बार। हो गया? चलिए अब आ जाते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो ये वाला आसान, ये भी प्यारे बच्चों बात कर ले कितने नंबर में आएगा? 2 नंबर में आएगा। 1+1 का फार्मूला होगा,
मतलब दो दिया रहेगा, दोनों करना होगा, फिक्स है और एकदम फिक्स होता है। तो यहां पर पहला है जैसे जिसके समान कोई दूसरा ना हो, बट वहां पर आपके पास ऑप्शन होगा। यहां हमने ऐसे जो इंपॉर्टेंट है लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको याद करना ना पड़े उस तरह से। वहां देगा ऐसे अद्वितीय, ठीक है, द्वितीय, ठीक, अनिश्चित, अनंत, ऐसे विकल्प देगा। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, दिमाग में एकदम सेट कर लो, इसीलिए हमने यहां विकल्प नहीं रखा है। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, और जो जाना ना जा सके अजेय, एकदम सरल से सरल तरीके से। पृथ्वी और आकाश के बीच का समय, मतलब समय बोल रहे हैं, के बीच का जो स्थान होता है, जगह होता है, वो क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। भाई पृथ्वी और आकाश के बीच में जो होता है मतलब क्या है? पृथ्वी और आकाश के बीच का वो अंतरिक्ष ही तो होता है। और जिससे मतलब जिसे कोई जीत ना जा सके, मतलब जीत ना सके या जिसे जीता ना जा सके, वो क्या है? अजेय है, ठीक है। और अगला है कि जो अधिक बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वाचाल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो अधिक बोलता है वाचाल। उसके बाद जो कम बोलता है उसे मितभाषी। जो कम बोलता है उसे क्या कहा जाता है? मितभाषी कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्या है? अगला है हमारा कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला। तो ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आस्तिक कहते हैं। अब इतना समझ गए हैं कि जो नहीं रखता है तो वो नास्तिक है, और जो क्षमा करने योग्य ना हो अक्षम्य, और जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षम्य कहेंगे। इतना समझिएगा। अगला है कि जिसका वर्णन ना किया जा सके तो अवर्णनीय, और जिसका वर्णन किया जा सके वर्णनीय हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एकदम पिक्चर क्लियर हो रही ना बबुआ? चलिए आगे। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ठीक है। अगला है कि पीने की इच्छा रखने वाला तो पिपासु। अगर जानने की इच्छा रखता है तो जिज्ञासु, वो पीने की इच्छा रखने वाला है पिपासु, ठीक है ना। अब लड़ने की इच्छा रखने वाला लड़ाकू, अरे नहीं, वैसे नहीं जाना अपने मन का। उपकार को मानने वाला, ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन दूर कर लेना कि उपकार को मतलब मानने वाला, यानी किए गए उपकार को जो मानता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कृतज्ञ कहा जाता है। क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। अगला है कि उपकार को ना मानने वाला, यानी जो किए गए उपकार को ना मानता हो तो ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे? कृतघ्न कहेंगे। यानी यहां पर कृतज्ञ और यहां कृतघ्न, इतना याद रखना। तो दोनों में अंतर है, यहां उपकार को मानने वाला और यहां है ना मानने वाला, इतना अंतर याद रखिएगा। चलिए इसको भी एक बार ऐसे ही सरसरी निगाह से जरा देख लीजिए। आगे चलते हैं। अब जो वाक्य का शुद्धिकरण आएगा, ये वाक्य का शुद्धिकरण बबुआ ये भी 2 नंबर का आएगा। इसमें भी 1+1 फार्मूला चलेगा, मिला के 2 नंबर। मतलब यहां पर 2 आपके 4 से 5 दिए रहेंगे, इसमें आपको 2 करना होगा, ठीक है। जैसे मेरे को फल ले आओ, तो यहां पर मेरे को फल ले आओ, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि मुझे फल ले आओ, मुझे फल ले आओ, इस तरह से होगा, है ना। एकदम टपोरी वाली लैंग्वेज नहीं यूज करना। पुत्री पराया धन होता है, होगा नहीं बबुआ, बल्कि होगा पुत्री पराया धन होती है। होता है कौन सा लैंग्वेज है? ठीक है, क्योंकि पुत्री है ना, पुत्री के बारे में बात कर रहा है। अगला है तुम मेरे को पुस्तक दे दो, तो क्या हो जाएगा? तुम मुझको पुस्तक दे दो, ये होगा ना, मेरे को नहीं। अगला मैं भोजन कर लिया हूं, नहीं कि मैंने भोजन कर लिया या मैं भोजन कर चुका हूं, मैं भोजन कर चुका हूं, ये हो जाएगा सही। अगला है मैं कलम के साथ लिखता हूं, तो कलम के साथ नहीं, मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, ठीक है। अगला है कि सूर्य पूरब में निकलता था, तो का पश्चिम में निकलता है, तो भाई गलत है ना, यहां था थोड़ी ना होना चाहिए। तो यहां पर होगा कि सूर्य पूरब में
निकलता है, यानी वो आज भी निकलता है, पहले भी निकलता था और भविष्य में भी निकलता रहेगा पूरब में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है, जो भी गलतियां दिए रहेंगे उनको सुधारना, तो ये तो आसान होता है, बहुत ज्यादा इसमें कोई समस्या नहीं होती है। चलिए अब चलते हैं, अब जो आपका होगा अगला प्रश्न वो अपठित गद्यांश होगा। और ये प्यारे बच्चों कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का, पूरे 5 नंबर। अरे ओ श्याम भा, सरकार हम पे कितना इनाम रखी है, पूरे 5। देखिए एकदम मजे में पढ़ना है, हम बार बार बोल रहे हैं ना बच्चों, आपका मूड एकदम अच्छा रहे, टेंशन में आप ना रहे, इसलिए थोड़ा बीच बीच में ये हम बोल देते हैं। ठीक है, पढ़ाई को एकदम एंजॉय समझिए। अगर आप बोझ समझते हैं तो यकीनन आपके लिए बहुत ज्यादा ये मतलब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं कि एकदम एंजॉय करके पढ़िए। ठीक, बिल्कुल टेंशन नहीं रहना, एकदम रिलैक्स होना, माइंड फ्री, एकदम बढ़िया तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ यस आई कैन डू, एकदम झंडा गाड़ के आना है, कर सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो अपठित गद्यांश में बोलेगा कि दिए गए, आपको ये जो गद्यांश पद्यांश दिया रहेगा कि इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे देना है, 5 नंबर आपकी जेब में। जैसे यहां पर दिया है कि मैं आपको अपनी सबसे बड़ी विशेषता बताता चलूं। मेरी 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश, इसलिए समझदार लोग मेरा अर्जन करने के बाद भी खोलकर मुझे दान करते हैं। आगे लिखा है, दान करने में असमर्थ लोग मेरा जी भरकर उपभोग करते हैं, और जो लोग ना मेरा दान करते हैं और ना उपभोग, उनके पास मैं अधिक दिनों तक नहीं रह पाता। या तो चोर, डाकू या फिर आयकर अधिकारी मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। मेरी कमी यदि कई प्रकार की समस्याओं का कारण बनती है तो मेरी अधिकता भी कम नुकसानदायक नहीं होती, इसलिए मेरे प्रयोग में मनुष्य को सावधानी बरतनी चाहिए। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें, गला सूख रहा है। अब देखिए यहां पर आपको अब ये बताना है कि आपने इसको पढ़ लिया, ठीक है। अब इस तरीके से आएगा, किस कहां से रहेगा, बुक से, चैप्टर से मतलब है नहीं इससे। ये बस आपको इतना समझना है, ऐसे दिया रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश के वक्ता का नाम क्या है। वक्ता का मतलब जो ये बोल रहा है, तो ये कौन बोल रहा है, उसका क्या नाम है। कह रहा है कि मेरी 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। ठीक है, इसलिए मेरी मतलब इसलिए समझदार लोग मेरा अर्जन करने के बाद भी दिल खोलकर क्या है, मेरा दान करते हैं। तो यहां किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो यहां वक्ता है कौन, तो वक्ता का नाम क्या है, धन है। क्या है, धन, बोले तो पैसा। ठीक है ना, क्या है, पैसा है, यही तो वक्ता है, यही तो वक्ता है। क्योंकि बोल रहा है कि दान, भोग और नाश, ये मेरी 3 गतियां हैं। यहां पे बोल रहा है कि मेरा मतलब जी खोलकर, ये देखिए समझदार लोग मेरा अर्जन करने के बाद भी दिल खोलकर, यहां पे देखिए खोलकर मुझे दान करते हैं। तो दान करते हैं, दान करने में असमर्थ लोग मेरा जी भरकर उपभोग करते हैं, और जो ना दान कर पाते हैं ना भोग, उनके पास मैं अधिक दिनों तक नहीं रह पाता। या तो चोर, डाकू या फिर आयकर अधिकारी। भाई चोर भी पैसे के पीछे भागेगा, डाकू वगैरह, डकैत वगैरह क्या है, वो भी पैसे, और आयकर अधिकारी बोले तो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट के अधिकारी होंगे, वो भी उन्हीं के घर रेड मारेंगे जहां पैसा ज्यादा, मोटी रकम है। तो यहां पर वही चीज फिर बोल रहा है, ये पाताल से ढूंढ निकालते हैं। ठीक है, भाई कमी है तब भी व्यक्ति क्या समस्या से घिरा है, ज्यादा हो जाएगा तब भी कम नुकसानदायक नहीं है। यानी जिसके पास पैसा नहीं है वो भी परेशान, जिसके पास आवश्यकता से ज्यादा है वो भी परेशान। तो इसका मतलब वक्ता का नाम धन। अब वक्ता की कौन कौन सी गतियां होती हैं, देखिए लिखा गया है, तो लिखेंगे ना, दान, भोग और उसके बाद नाश, नाथ लिख रहे हैं, नाश। तो आप ऐसा ऐसे नहीं लिखेंगे, पूरा शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वक्ता की मतलब 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। अगला है कि वक्ता की अधिकता से दान या भोग ना करने पर क्या परिणाम होता है। तो यहां पे देखिए क्या परिणाम होता है, तो यहां पे देखिए बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है, देखिए कि कह रहा वक्ता की अधिकता से दान या भोग ना करने पर क्या परिणाम होता है। तो यहां पर देखिए बोल रहा है
कि जो लोग ना मेरा दान करते हैं और ना भोग, उनके पास मैं अधिक दिनों तक नहीं रह पाता। तो यहां पर लिखा जाएगा कि उनके के पास धन अधिक दिनों तक नहीं रहता। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई, कह रहा है कि जो ना तो दान करेगा ना भोग करेगा, उसके पास धन ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। बस हो गया बच्चों, इस तरीके से कर देना है, बस हो गया, कुछ नहीं करना। समझ में आ गया ना? तो ये आपके अपठित गद्यांश से रहेगा। अब आगे चलते हैं, आपका रस छंद अलंकार में आ जाएंगे। अब देखिए, रस छलन मतलब रस छंद अलंकार की बात कर ली, ये सारे 2-2 नंबर वाले टॉपिक होते हैं। जैसे रस हो गया तो 2 नंबर का, छंद हो गया 2 नंबर का, अलंकार हो गया 2 नंबर का। अब तो मतलब आपको तैयार कौन सा करना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो रस में भाई हमने बताया था कि आप 3 देख लो, एक श्रृंगार रस, एक हास्य रस, एक वीर रस, ऑप्शनल के तौर पर करुण रस। ठीक है, और कुछ नहीं देखना। तो देखिए, रस में हास्य रस क्या है? जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, यानी मिलान, तो हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होगा। विभाव का मतलब कारण, अनुभाव का मतलब जो भी अनुचेष्टाएं होती हैं व्यक्ति के अंदर जो उत्पन्न होती है, संचारी भाव का मतलब जो व्यक्ति के अंदर जो भावनाएं होंगी जो वो प्रकट कर देता है, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, क्या करना मतलब, और जैसे होता है ना कि गुस्सा लगना, या फिर उसके बाद आंखें फड़फड़ाना, पुतली बड़ी हो जाना, मतलब ये सारी चीजें, डर महसूस होना, ये अंदर जो व्यक्ति के अंदर फीलिंग्स वो जागृत होती है, वो संचारी भाव के अंदर। ठीक है, तो इन सबका जब मिलान होता है तब हास्य रस निकलता है। अब जैसे यहां हास्य रस में हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो यहां पर एक व्यक्ति के बारे में मान लेते हैं, किसी का है, तो हाथी जैसी देह, तो हाथी जैसी शरीर की कल्पना की जा रही, और गैंडे जैसी खाल, यानी खाल उसकी गैंडे जैसी है, और तरबूजे सी खोपड़ी, और उसकी खोपड़ी तरबूज जैसी है, खरबूजे से का गाल, और खरबूजे जैसे उसके गाल है। तो अगर ऐसे आदमी की इमेजिन करें तो आपको सोचकर ही हंसी आ जाएगी। ठीक है, आप जैसे मूवी देखते हैं, कोई कॉमेडियन मूवी शुरू से अंत तक, जैसे ढोल है, धमाल है, हेरा फेरी है, फिर हेरा फेरी है, ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी मूवीज हैं जिनको आप देखेंगे तो शुरू से अंत तक आपके अंदर भावनाएं क्या आएंगी? हंसी वाली। क्यों? क्योंकि उनका रंग रूप पहनावा देखकर ठीक आपको हंसी आ जाएगी पूरे मूवी में, तो कभी भी सीरियस नहीं हो पाएंगे उसमें। अगला है जैसे सिर पर गंगा हंसे, भुजन में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। देखिए, ये शिव जी के विवाह का वर्णन किया गया है। यहां पर क्या है? सिर पर गंगा हंसे, प्रभु क्या है? शिव जी के सिर पर गंगा जी विराजमान होती हैं। भुजन में भुजंगा हंसे, यानी भुजाओं में सर्प लिपटा होता है, और हास ही को दंगा भयो, और क्या है? वहां पे जो भीड़ होती है, यानी वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि एकदम जैसे भगदड़ मच जाती है उनके रंग रूप को देखकर, भीड़ को देख करके। और यहाँ पर दंगा भयो नंगा के विवाह में, यानी यहाँ पे जो शिव जी होते हैं उनका जो बदन होता है कहीं कहीं कपड़ों से ढका होता है तो कहीं खुला होता है, तो वहां का दृश्य है। तो वैसा नजारा भी क्या है? बड़ा अजीब होता है, देखकर लोग ठहाके मारते हैं, बड़ा हंसते हैं, तो ये हास्य रस का हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे वीर रस में आ गए। अब वीर रस में कैसे लिखेंगे? पूरा परिभाषा सेम रहेगा कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, यानी मिलन होता है, तो उत्साह नामक स्थायी भाव से क्या होगा बबुआ? वीर रस उत्पत्ति होती है, यानी वीर रस की उत्पत्ति। अब देखिए, सब कुछ सेम रहेगा, बट यही अस्थाई, यानी अस्थाई भाव ही बदलेगा। ठीक है, चाहे जो हो, परिभाषा सब में सेम। याद रखिए, जैसे करुण रस का आ गया तो पूरा परिभाषा सेम, बस यहां पर क्या है? शोक नामक अस्थाई भाव। अब देखिए, यहां पे आपके एग्जाम्पल की बात कर लें। जैसे यहां एक एग्जाम्पल है कि जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली हिली नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था।
ठीक है। अब देखिए यहां पर चेतक घोड़े के बारे में बात कर दिया गया है। ठीक, यहां पे अब देखिए इसमें होता क्या है कि इस दरमियान युद्ध में घोड़े दौड़ना और चारों तरफ हुंकार, आवाजें होना, तलवारों की टक्कर मतलब टकराव से जो आवाज ध्वनि उत्पन्न हो रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ युद्ध स्थल में दुनिया मतलब यही चीज है, एक अलग सा मंजर है। तो उसमें जोश आ जाएगा, जुनून आ जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, थर थर कांपने लगेंगे दुश्मन। तो ये तमाम प्रकार की क्या होती हैं, अवधारणाएं यानी फीलिंग्स जागृत होती हैं। तो ये क्या है, वीर रस की मतलब ये एक अंदर से उत्पन्न करता है आपके अंदर। जैसे होता है ना कि आप कोई देशभक्ति मूवी देख लो, देशभक्ति मूवी देखोगे तो आपके अंदर भी एक ऐसी फीलिंग आ जाएगी, यार काश मैं भी यहां होता और मुझे भी मिल जाता हथियार, तब तो मैं क्या से क्या कर देता, है ना। तो ये चीज आपके अंदर भी आता। अब जैसे यहाँ पे बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहां पर ये है, ठीक है। यहां पे आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये भी है ना। जैसे मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी आन तिरंगा है। तो ऐसा है ना, उसमें आपने देखा होगा तिरंगा मूवी में कि हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे, आने वाले फिर आ करके मौसम नया बनाएंगे। है ना ऐसा कि मौत फरोशों से कह दो कि उनको अब दफनाएंगे, अपनी अपनी नापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे, मेरी जान तिरंगा है। तो वहां पर भी एक गाना है ऐसा, तो वो भी क्या है, एक वीर रस का ही उदाहरण है, क्योंकि वो भी आपके अंदर एक जोश और जुनून पैदा कर देगा। आप बॉर्डर मूवी देखो, आप मां तुझे सलाम मूवी देखो, मतलब देशभक्ति पर आधारित कोई भी मूवी देखो, तो आपके अंदर एक देशभक्ति की फीलिंग जागृत होगी, है ना। तो यहां पर ऐसे लिख देना है बबुआ, पूरे नंबर मिल गए आपको। चलिए अब आ जाते हैं अलंकार में। अब अलंकार जो होता है आसान होता है। अलंकार में क्या हो, अलंकार में पहला आप देख लीजिए अनुप्रास। अनुप्रास में जहां पर एक ही व्यंजन, ध्यान देना, एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, यानी एक ही व्यंजन बार बार दोहराया जाए, वहां कौन सा अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार बबुआ। ठीक है। जैसे कि तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, तो इसमें कौन सा, तो ता, जगह जगह क्या आ रहा है, ता आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अनुप्रास अलंकार। भाई आपको एक एग्जांपल लिखना है ना, आपको 3 से 4 नहीं बताना। आप हमने आपके सामने 3-3 4-4 एग्जांपल रखे हैं, वहां तो केवल एक बता देना है। अगला जैसे है कि पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, तो इसमें भी कहां है, पा वर्ड ज्यादा है, यानी पा व्यंजन आया है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें जगह जगह पर क्या आया है, रा आया है। अगला है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहां पर देखिएगा चा वर्ड है, मतलब चा ये व्यंजन आया है। तो जहां पर किसी व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, कौन सा अलंकार, अनुप्रास। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जहां पर उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की क्या है, संभावना की जाए, या सीधा सा कह सकते हैं जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, एकदम सरल तरीके से, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। जैसे मनु मानो जनु जानो आदि इसके वाचक शब्द होते हैं। जैसे पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से, तो यहां देखिए मानो शब्द आ गया। ठीक है, यही होता है। तो यहां पर ध्यान, और ये भी चीज ध्यान देना, उपमेय और उपमान होता क्या, उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए, जिसे मैं,
उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाए, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा कर दो, मेरी तुलना उससे करो, तो मैं उप में वो उपमान, याद रखिएगा। अगला जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो प्यारे बच्चों क्या है? मानो। ठीक है, ये फिक्स होते हैं, इनमें कोई झंझट ही नहीं पालना, एकदम हमेशा रट लीजिए हमेशा के लिए। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार के एग्जांपल्स हैं। ठीक, नोट कर लीजिए बबुआ। हो गया ना? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? चलिए देखिए, अब हम बात कर लें बच्चों कि चौपाई की, चौपाई की बात कर लें तो चौपाई में आपका जो होता है, ये आपका छंद के अंदर आता है, छंद के अंतर्गत आता है। ठीक है, छंद के अंतर्गत आता है ये चौपाई। ये भी कितने नंबर के? तो 2 नंबर का आएगा भैया। कितने नंबर का बच्चों? 2 नंबर का। अब इसमें भी देखिए, ये समझना होगा, इसमें आपका दो ही याद करना है। एक आप चाहे तो दोहा याद कर लीजिए, चाहे सोठा। ठीक है, दोनों में एक याद करना ही करना है। दोहा का उल्टा पूरा सोठा सोठा चलता है, और बाकी तो चौपाई फिक्स कर लीजिए, अथवा में तो आना ही आना है, क्योंकि अथवा में करके देता है, इसलिए फायदा आपका है, चाहे वो रस हो, चाहे छंद हो, चाहे अलंकार हो। तो जैसे यहां पर दिया है, तो चौपाई क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण बबुआ? 4 चरण, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरणों के अंत में जगड़ अथवा तगड़ होने से इसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, और इनमें जो यति होती है वो अंत में इनके मिलते जुलते हैं। ठीक है, जैसे बिनु पग चले, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। देखिए, काना, नाना, भोगी, जोगी, तो ये क्या है? मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना? अब यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये मात्रा गिननी होगी। ठीक है, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि क्या मात्रा सही हो रही है। तो देखिए, जो चाहे छोटा आ हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, उसको लघु पढ़ा जाता है। ठीक, उसको सिंगल ऐसे मात्रा से। और जो बड़े में है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ओ, आए, ये सब होते हैं, तो उनको गुरु से ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे 4 चरण हुए कि नहीं? 1 2 3 4 चरण। तो मात्रा के साथ बच्चे पूछते हैं, सर क्या मात्रा दिखाना पड़ेगा? बिल्कुल। तो यहां पर जैसे देखिए, ये लघु हो गया, लघु हो गया, लघु, 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 ये सारे लघु हैं, ये भी लघु, और यही 2 गुरु। अगर मात्रा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 14 2 16, तो कितनी मात्राएं आ गई? तो 16 मात्राएं, 16 मात्राएं हो गई। इसी तरह से जब इसमें आएंगे, तो इसमें लघु, 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 इसमें भी देखें तो कितना? 16 मात्राएं। ठीक है, गिन लीजिएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि पूरा सेम ऊपर जैसे है वैसे तो नीचे भी है। अब इसमें देखिए, यहां गुरु है, लघु है, लघु, 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 ये लघु है, ये लघु, गुरु। अगर मात्रा देखें तो ये कितना हो जाएगा भाई? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। इसमें भी कितनी मात्रा? 16 मात्राएं हो गई। वो कितनी मात्राएं बच्चों? 16 मात्राएं। अब आपका एक इसमें देखिए, यहां पर लघु है, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु और गुरु। देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। तो इसमें भी कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं, 16 मात्राएं, याद रखिएगा ये। तो 16 मात्राएं होगी। अगर आपको ये वाला कठिन लगता है उदाहरण, तो सबसे सरल है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो वो लिख दीजिए ना, वो तो हर एक बच्चे के मुंह पर होता है, हर एक बच्चे के जुबान पे वो रखा है।
तो उससे आसान क्या हो सकता है, एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, लिख दीजिए मजे में, नोट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब देखते हैं अगला। अगला है अपना जो टॉपिक है वो है पत्र लेखन का। देखिए पत्र लेखन कितने नंबर का आएगा, पूरे 6 नंबर का। और आपको बताएंगे आज हम, अगर आप पूरा पत्र भी नहीं लिखते हो फिर भी आपको लगभग आधे नंबर मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे वो आज हम बताएंगे, ठीक है? क्योंकि आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में चलता है स्टेप मार्किंग सिस्टम। देखिए दिया है कि बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए पत्र, यानी आप किसी बैंक के कर्मचारी को, मतलब शाखा प्रबंधक को पत्र लिख रहे हैं, तो शुरुआत कैसे करेंगे, लिखेंगे यहां पर कि सेवा में, सेवा में जस्ट इसके नीचे से नहीं लिखना है, बगल श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बड़ौदा, आप कुछ भी लिख दीजिए, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। यहां लिख दिया प्रयागराज। विषय क्या है आपको लिखना है कि आपका मेन विषय क्या है, तो आपको ऋण प्राप्ति चाहिए, वो विषय लिख दीजिए। फिर महोदय, महोदय के बाद जस्ट इसके नीचे से नहीं लिखना, थोड़ा साइड से लिखना है। अब एक चीज समझ लीजिए, मान लीजिए आप नीचे नहीं लिख पाए, अगर आपने इतना भी लिख दिया जो अभी सेवा में करके ये यहां तक विषय करता, यहां तक लिख दिया, तब भी बच्चों आपके 2 से 3 नंबर तक के मिल जाएंगे, ठीक है? ज्यादातर संभावना है कि हाँ 2 ही नंबर तक मिलेगा, ठीक? क्योंकि इसमें यही होता है कि जहां तक भी आपने लिखने के बाद छोड़ दिया वहां तक का भी आपको नंबर मिल जाता है। इसमें यूपी बोर्ड में स्टेप मार्किंग चलता है, जैसे यहां से लिख करके बीच में कहीं आधा छोड़ दिया वहां तक मिल जाता है। फिर शुरुआत करेंगे कि भाई महोदय, आप पूरा लिखेंगे ना, छोड़ेंगे काहे? लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं का खागा प्रयागराज का निवासी हूं, मैं आपके बैंक में पिछले 6 वर्ष से एक खाता धारक हूं या खाताधारी हूं, कुछ लिख सकते हैं। मैंने प्रयागराज विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत आपका बैंक बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का क्या है, ऋण प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में मुझे आवश्यक दस्तावेज भरवा कर उक्त राशि प्रदान करने की महान कृपा करें, ताकि पुस्तक और लेखन सामग्री की दुकान में है क्या खोल सकूं और खुद के पैरों पर खड़ा हो सकूं। फिर नीचे लिखेंगे, अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मुझे ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें। मैं ऋण के पैसे प्रत्येक महीने सुनिश्चित ब्याज की दर पर चुकाता रहूंगा, ठीक है? इधर दिनांक लिख देंगे, इधर प्रार्थी लिख देंगे। इस तरीके से लिखना है आपको। अब देखिए यहां पर बच्चों कई बार ध्यान देना, ये विषय बदलेगा बस, यही यहां बोल देगा कि किसी व्यवसाय करने हेतु, तो वहां लिख देंगे ताकि मैं कोई व्यवसाय कर सकूं। लिखेगा यहां पर कभी कभार ऐसे होजरी की दुकान खोलने हेतु, लिखेंगे ताकि मैं होजरी की दुकान खोल सकूं। फिर यहां कभी कभार देखना होगा कुक्कुट पालन के लिए, तो लिखेंगे ताकि मैं कुक्कुट पालन कर सकूं। मतलब यहां जो टॉपिक बदल देगा, यहां आपको ताकि के बाद वही लिख देना है ना? बस इतना काम करना है, ठीक है? तो यहां से आपके कई तैयार हो जाए, क्योंकि ये आप प्रीवियस ईयर के देखो कम से कम 4 या 5 पेपर में आया था, ठीक है? इस टाइप का ये जो पूछता है ऋण प्राप्ति हेतु, ठीक? चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया ना? अब चलिए चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ में, जिसमें हम आपको केवल यह समझाएंगे कि लिखना कैसे है। हम बात कर रहे हैं अब निबंध लेखन की। इसकी निबंध लेखन। अब देखिए बबुआ, निबंध लेखन कोई भी हो, आता कितने नंबर का है? तो हमको मालूम है कि ये 9 नंबर का आता है। अब निबंध कोई भी हो, कोई भी टॉपिक आ गया, मान लेते हैं आ गया कि जैसे बेरोजगारी पर, बेरोजगारी पर आ गया, तो एक चीज का याद रखना, बेरोजगारी पर आ गया तो आप कोई भी हो, जरूरी नहीं भाई बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, आतंकवाद हो, नारी सशक्तिकरण हो, या फिर किसान की स्थिति हो, कुछ भी हो, लिखना कैसे है? एकदम स्टार्टिंग में पहले वाले पेज में क्या लिखना है? पहले वाले पेज में केवल आपको लिखना है बबुआ की रूपरेखा, रूपरेखा। और ये चीज हमने आपको भली भांति बताई थी,
रूपरेखा लिखने के बाद, रूपरेखा क्या है लिखने के बाद आप इसके अंतर्गत हेडिंग इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले जैसे बेरोजगारी आ गया तो पहली हेडिंग आपकी होगी प्रस्तावना। प्रस्तावना कोई भी हो, पहली हेडिंग प्रस्तावना, कोई भी निबंध हो, A to Z की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा बेरोजगारी का अर्थ, ठीक है, इसके बारे में तो जैसे बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का अर्थ, ठीक है, का अर्थ, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तो यहां पर बेरोजगारी का कारण, ठीक है। अब उसके बाद चौथा क्या है, इसका निवारण, और जो पांचवा है वो है उपसंहार। तो देखिए सबसे जरूरी ये होता है कि हेडिंग, अगर आप हेडिंग जान गए तो आप पूरा लिख लोगे। और ये किस किस निबंध में चलेगा आपको बता दें, बेरोजगारी में चलेगा, महंगाई में चलेगा, ठीक है, और ये भ्रष्टाचार में चलेगा, और आपका ये इसी तरीके का आतंकवाद में चलेगा, आतंकवाद में। तो ये कुछ ऐसे ध्यान देना टॉपिक होते हैं कि जिनमें ये पूरा हेडिंग ही चलेगा। जैसे रूपरेखा प्रस्तावना में आप मेन मेन पॉइंट लिखते हो, ठीक है। इसी तरह से बेरोजगारी का अर्थ क्या है आ गया, या महंगाई आ गया तो महंगाई का अर्थ लिखिए, या भ्रष्टाचार आ गया तो भ्रष्टाचार का अर्थ लिखिए, आतंकवाद आ गया तो आतंकवाद का अर्थ। दूसरी हेडिंग कि इसका कारण क्या है, तो महंगाई का क्या कारण है, बेरोजगारी क्या कारण है, भ्रष्टाचार क्या कारण है, आतंकवाद का कारण क्या है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर क्या कहते हैं निवारण, यानी कम करने के उपाय या निवारण लिखिए। तो इसको बेरोजगारी को कम करने के उपाय, या महंगाई को कम करने के उपाय, भ्रष्टाचार को कम करने के उपाय, आतंकवाद को कम करने के उपाय, ऐसा। लास्ट में आपको आ जाएगा उपसंहार, सबके उपसंहार। तो ये लिखना होता है, यानी अगर बात कर ले तो ये आपके 4 टॉपिक अगर आ गए तो सबका फॉर्मेट एक जैसा, यानी इन सब में आप इतनी हेडिंग बनाओगे, ठीक है। अब एक हेडिंग अगर बनाना जान गए तो आप आधे से ज्यादा तो आपका निबंध हो गया। मान लेते कुछ भी नहीं पता, इतना भी लिख दिए, 9 नंबर का है तो 2 नंबर यहीं से मिल गया, ठीक है। इतना याद रखिएगा, निबंध कोई भी हो आपको पूरा नंबर मिलेगा बबुआ, आपको अपनी भाषा शैली में लिखना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार ऐसे ही लाजवाब टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एकदम झंडा गाड़ के आना है, फोड़ कराना है जबरदस्त तरीके से, MK सर इंस्पिरेशन चैनल का नाम रोशन करना है आप सभी को। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, फिर मिलेंगे एक लाजवाब वीडियो के साथ।